सबको नमस्कार। और आज अपना जो थर्ड ग्रेड मेन एग्जाम है उसमें हम क्वेश्चन जो कर रहे थे ऑब्जेक्टिव पर्सन, उन्हीं ऑब्जेक्टिव पर्सन में अपना आगे वाला पार्ट है। और आज अपना टॉपिक जो है वह कंपाउंड यानी यौगिक। टॉपिक क्या है? कंपाउंड यानी यौगिक। इस यौगिक पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा जो आपने याद कर रखा है वो, और थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में आ भी सकते हैं। थोड़ा इनको आप पढ़ के देखें एक बार, है ना। अब देखो, सबसे पहला पहला प्रश्न देखो, पहले में क्या है, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से यौगिक हैं। अब इनमें से कंपाउंड कौन सा है, यौगिक कौन सा, वो देखना है। अब सोना, सोने ने गोल्ड, अब सोना क्या होता है? तत्व होता है, AU। ये क्या है? तत्व है। दूसरा, चांदी यानी सिल्वर, ये क्या है? AG, ये भी क्या है? तत्व है। फिर पित्तल, पित्तल, और पित्तल क्या है? ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, एलोज। ये मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। और H2O, जल, H2O, ये क्या है? ये यौगिक है। जल क्या है कि यौगिक है। तो हमें क्या पूछा है, इसमें से यौगिक कौन सा है? तो यौगिक कौन सा है इसमें? जल क्या है कि कंपाउंड यानी यौगिक है ये। तो जल यौगिक है यहाँ पर, बाकी सारे क्या तत्व। और तीसरा क्या है? ये पित्तल क्या है? मिश्र धातु है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है? कांसा उदाहरण है। अब कांसा जो होता है ना, अब कांसा होता है क्या है? कांसा मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। कांसा क्या है? मिश्र धातु। और मिश्र धातु किसका है? वो मिश्र धातु। और किसका है मिश्र धातु? कांसा कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। इसलिए कॉपर और टिन है, इसका एक समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु जो होते हैं ना, ये क्या है? समांगी मिश्रण है। क्या होते हैं ये? होमोजीनस मिक्सर, समांगी मिश्रण बोलते हैं इनको। समांगी मिश्रण है। अब देखो, तत्व है का? तत्व नहीं है। कौन सा? यौगिक भी नहीं है, कोई नहीं, ये भी गलत है। मिश्रण यानी मिश्रण है ये क्या है? एक मिक्सर यानी मिश्रण है। किसका? कॉपर और टिन का। और ये समांगी मिश्रण है। कौन सा है? होमोजीनस यानी समांगी मिश्रण। तो याद रखना, मिश्र धातुएं जो होती है ना, वो क्या एक समांगी मिश्रण का निर्माण करती है, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। यौगिक वे पदार्थ हैं। प्रश्न क्या है? यौगिक वे पदार्थ है। अब यौगिक के लिए कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। अब इसमें कौन सा सही है वो देखना है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो यौगिक क्या है? एक ही प्रकार के परमाणु नहीं, अलग अलग परमाणु भी हो सकते हैं। अलग अलग परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनते हैं। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जहां पर ये अनुपात आ जाए ना, अनुपात परमाणुओं का, क्या है? परमाणुओं का निश्चित अनुपात, ये नाम आ जाए, वो हमेशा कंपाउंड का निर्माण करता है। अलग अलग परमाणुओं के अनिश्चित अनुपात से, अनिश्चित नहीं है, निश्चित है। और किसी प्रकार से परमाणुओं के संयोग से नहीं बनते, नहीं, परमाणुओं के संयोग से बनता है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है यौगिक के लिए? यौगिक में क्या है? दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना ये। तो अलग अलग परमाणु है, हो सकते हैं मिलने वाले परमाणु समान हो, अलग अलग वो हो सकते हैं, वो मिलने वाले परमाणु क्या भिन्न भिन्न हो, और उनके मिलने से क्या एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे। जैसे जल है तो H2 है ना, H2O में जल आप चाहिए कहीं से काम में ले लो, पानी को कहीं से ले लो, आप समुद्र का जल हो, नदी का जल हो, या कह दें कि कोई पाइप से पानी आ रहा है, पाइप का जल हो या नाली का जल हो, सबका फॉर्मूला यही होता है। और जल में क्या है? हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन क्या है? 1। ये 2 अनुपात 1 में मिलेगा हमेशा जल के निर्माण में, ये अनुपात कभी चेंज नहीं होता। इसलिए यौगिक में तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। तो इसका मतलब यौगिक के लिए कौन सा कथन सही है? सेकंड वाला, कि परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है? यौगिक का निर्माण होता है। फिर देखो अपना अगला चौथा प्रश्न, कि द्रव्य हीलियम में आकर्षण बल होता है। अब याद रखना, गैस कोई भी आ जाए, जैसे लिख दें द्रव्य CO2, ठोस CO2, इस तरह से द्रव्य हीलियम, गैस कोई भी आ जाए, द्रव्य ऑक्सीजन, द्रव्य नाइट्रोजन, गैस कोई भी आ जाए, और उनके अगर परमाणु पास पास है, गैसों के अणु या परमाणु पास पास है, तब ध्यान रखना गैसों के अणुओं के मध्य हमेशा वांडरवाल्स आकर्षण बल काम करता है। कौन सा करता है? वांडरवाल्स आकर्षण बल। और वांडरवाल्स आकर्षण बल काम करेगा ना, तब वहां अणुओं के बीच लगता है, वो अणुओं के बीच। इसलिए ये सारे कंपाउंड क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? आणविक ठोस के एग्जाम्पल होते हैं। किसके होते हैं? आणविक ठोस के। तो इनके बीच लगने वाला अगर आकर्षण पूछ लेना, तो आकर्षण बल तो कौन सा है? वांडरवाल्स आकर्षण बल है।
कौन सा है? वांडरवाल्स आकर्षण बल काम करता है। वांडरवाल्स आकर्षण बल ये काम कर रहा है। और ये किस प्रकार के कंपाउंड है? ये आणविक यौगिकों के उदाहरण है। कौन सा ये एक प्रकार से आणविक यौगिक है। क्या ये आणविक यौगिक है? ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न। अगले में क्या है? जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है तो, अब धावन सोडा धोने का सोडा, और धोने का सोडा का फॉर्मूला ये है Na2CO3 और 10H2O। अगर इसको गर्म किया जाए तो गर्म करेंगे तो जल के अणु यहां से क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो जलवाष्प क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। तो क्या होती है? जलवाष्प मुक्त होती है। पहले पानी बाहर निकलेगा, जलवाष्प मुक्त होगी। और अगर फिर इसको और अधिक गर्म करें तब CO2 गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ गर्म से हमें जलवाष्प निकालनी है, यानी जलवाष्प मुक्त होती है। इसके अंदर क्या है? 10 ये क्रिस्टलीय जल के अणु है। ये जल के अणु यानी इनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलीय जल के अणु है। ध्यान रखना 10H2O, ये ध्यान रखना। ये कई बार पूछ लेते हैं धावन सोडा या धोने के सोडे में क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? 10 होती है। ध्यान रखना ये। फिर देखो अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है? विरंजक चूर्ण में विरंजन का गुण होता है। अब विरंजक चूर्ण जो है ना, इसमें नाम ना विरंजक मतलब विरंजन क्रिया करने वाला, और विरंजन मतलब रंग उड़ाने वाली क्रिया करने वाला। तो इससे क्या है? जितने भी कपड़े वगैरह हैं उनमें से रंग हटाने के लिए इस विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। और इसका अलावा इसका एक यूज और भी है, जल के शुद्धिकरण में भी करते हैं। तो जल के अंदर कीटाणु वगैरह उनको मारने के लिए विरंजक चूर्ण का यूज भी करते हैं। जल के शुद्धिकरण में भी काम आता है और कपड़ों से रंग हटाने के अंदर भी ये काम आता है। और कपड़ों से रंग हटाएंगे ना, तब विरंजक चूर्ण जो है ना, ये विरंजक चूर्ण इस तरह से फॉर्मूला क्या होता है विरंजक चूर्ण का? CaOCl2 ये है। और गर्म करेंगे ना इसको, तब देखो विरंजक क्रिया में क्या बनेगा? ऐसे बनेगा ये CaCl2 प्लस O, और O अकेला बना है, इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ये क्या है? ये नवजात ऑक्सीजन है। ये बना है नवजात ऑक्सीजन। और जब रंगीन कपड़ा आएगा ना इस नवजात ऑक्सीजन के संपर्क में, रंगीन कपड़ा, तो क्या करेगा? ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा? इसमें से रंग को उड़ा देगा। तो ये कपड़ा क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। रंगहीन हो गया कपड़ा ये। तो इसको रंगहीन करने में ये नवजात ऑक्सीजन काम में आ रही है। इसलिए विरंजन क्रिया में क्या नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो कि कपड़े से रंग को हटाने के अंदर काम में आता है। तो क्या लिखेंगे हम? नवजात ऑक्सीजन के कारण। क्या होता है? नवजात ऑक्सीजन के कारण क्या है? विरंजक चूर्ण में क्या है? विरंजन क्रिया होती है। और विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला याद रखना है। और विरंजक चूर्ण का यूज कपड़ों से रंग हटाने में प्लस साथ में जल के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो अगला पॉइंट। अगले में क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। अब देखो ये फॉर्मूला है, ये तो क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट है। ये देखो ये क्या है? सोडियम सल्फेट है। ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट, लेकिन 10H2O नहीं होते, गलत है ये। और जिप्सम में क्या होते हैं? जिप्सम का फॉर्मूला ये है, देखो इस तरह से, इसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम, और जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O होता है। ये जिप्सम है। और अगर यहाँ 2H2 है ना, अगर इसमें आधा कर दूं, हाफ H2 कर दें, तब बन जाएगा प्लास्टर ऑफ ए पेरिस। तो यहाँ 2H2 लगाएंगे तब इसको जिप्सम बोलते हैं। और जिप्सम जो होता है ना, इस जिप्सम का यूज मिट्टी की लवणीयता को कम करने में होता है। अगर खारा पानी है ना, भूमि में ज्यादा टाइम तक लगे, भूमि क्या है? लवणीय हो जाती है। और लवणीय भूमि को क्या करें? इस लवणीयता को खत्म करना हो तब क्या करते हैं? इसके ऊपर हम जिप्सम का छिड़काव करते हैं भूमि के अंदर। तो भूमि की लवणीयता खत्म करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। और जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना है। और जिप्सम में क्रिस्टलीय जल के अणु कितने हैं? 2 होते हैं। ये ध्यान रखना है ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला। अगले में क्या है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग में आने वाला प्लास्टर। अब देखो नाम आ गया प्लास्टर। जिप्सम का लिखा हमने फॉर्मूला, ये CaSO4 2H2O, ये तो जिप्सम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसमें फॉर्मूला ये CaSO4 हाफ H2 हो जाएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका उपयोग जो है ना टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में होता है। साथ में क्या है? सजावटी वस्तुएं बनाने के अंदर भी होता है, मूर्तियां वगैरह बनाने में होता है, या फिर घर के अंदर डेकोरेशन या डेकोर करने के लिए छत वगैरह बनाते हैं ना, बोलते हैं POP करवाइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का फुल फॉर्म क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी हमने इस प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से घर के अंदर दीवारों पे, छत पे क्या करते हैं हम? कलाकृति बनाते हैं, अलग अलग यानी साइज के अलग अलग प्रकार के केस में अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। तो वो क्या है? POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी
इसका यूज होता है। तो टूटी हड्डियों को जोड़ते हैं ना, तब हड्डी प्लास्टर बांधते हैं, तब क्या है उसके ऊपर क्या व्हाइट से सीमेंट लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद वो क्या है जम जाती है और वो बिल्कुल क्या है टाइट हो जाती है। तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं सफेद सीमेंट बोलते हैं। वो क्या है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका यूज करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। सजावटी वस्तु बनाने में, मूर्तियां बनाने में इसका यूज होता है। भुजा हुआ चूना, भुजा चूना, और ये क्या होता है भुजा हुआ चूना, इसको बोलते हैं चूने में पानी मिलाने के बाद बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको चूने का पानी, ये इसको भुजा हुआ चूना बोलते हैं, चूने का पानी या भुजा हुआ चूना बोलते हैं। और एक ये मर्द प्लास्टर है, इसके अंदर क्या है कैल्शियम सल्फेट, सीधा जल का अणु बाहर निकाल दें। अब टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका यूज टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में काम में आता है ये। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से यौगिक है। अब यौगिक कौन सा है, और यौगिक में क्या है, तत्व या परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। अब सीमेंट क्या है, सीमेंट एक मिश्रण है, अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है। सीमेंट के अंदर क्या है, चूना, चूना पत्थर मिलाते हैं आप, मिट्टी वगैरह है, सिलिका मिट्टी को बोलते हैं, ऐसे सिलिकेट आयरन के, कैल्शियम के, इनके सिलिकेट मिलाते हैं, तो इनके मिलने से पूरा मिक्सर बनता है एक, और उस मिक्सर को क्या बोलते हैं, सीमेंट बोलते हैं। तो सीमेंट क्या एक मिक्सर है। टूथपेस्ट भी क्या है, विभिन्न यौगिकों का क्या है एक मिश्रण है, ये भी क्या एक मिक्सर है, मिश्रण। कोल्ड ड्रिंक, इसके पानी के अंदर क्या है, CO2 गैस घुली हुई है, ये क्या है विलियन है एक, और विलियन भी क्या है एक समांगी मिश्रण है, ये भी एक मिश्रण है, मिश्रण है। और यौगिक कौन सा है, शक्कर। अब शक्कर जो होती है ना, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, C12H22O11, ये क्या है, ये यौगिक है, ये क्या है कि यौगिक है। शक्कर का फॉर्मूला कहीं लिख लो, शक्कर जो करोगे आप, शुगर जो होगी वो क्या है, उसका फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे इसको आप कहीं से प्राप्त कर ले। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा क्या है, यही रहेगा, इस अनुपात को आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए शक्कर क्या एक यौगिक है, बाकी सारे क्या है मिश्रण है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्न में हाइड्रोजन, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के भार के आधार पर अनुपात है। अब इनका जल में H2 है, उस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, इसके भार का अनुपात है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यानी परमाणु भार क्या होता है, 1, तो 2 है तो 2 हो गया अनुपात। O का भार कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, 16 छोटा कर लें इसको, 1:8। तो ये याद रखना है, इसी क्रम में लिखना है, हाइड्रोजन लिखा ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसी क्रम में, तो हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8, तो 1 अनुपात क्या होता है, 8 अनुपात, यानी 1:8 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के हिसाब से जल में। और परमाणुओं के हिसाब से क्या होता है, H के 2 और ऑक्सीजन का क्या होता है 1, तो 2:1, ये परमाणुओं के हिसाब से होता है। ठीक है, फिर देखो अगला, कि विभिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग कर प्राप्त होते हैं। अब देखो, विभिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, परिभाषा याद कर लो, किसका करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण होता है। विभिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक पे एग्जाम में प्रश्न पक्का आएगा, ध्यान रखना है, फॉर्मूले वगैरह याद रखने हैं आपको। एक देखो, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक नाम है, देखा लिखा ना ये NH4 2SO4, ये क्या अमोनियम सल्फेट है, क्या ये, इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। तो ये अमोनियम सल्फेट का रासायनिक नाम, ये अमोनियम सल्फेट यानी NH4 2SO4 का अमोनियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। अमोनियम सल्फाइड आता ना, तो ये अमोनियम सल्फाइड क्या है, ये अमोनियम सल्फाइड तो NH4 2SO3 होता, ये अमोनियम सल्फाइड है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये अलग ही, ऐसा कुछ फॉर्मूला है नहीं। अमोनियम सल्फर ऑक्साइड, ये भी नहीं है, तो मतलब किसका फॉर्मूला, इसका नाम क्या, अमोनियम सल्फेट इसका नाम है। फिर देखो अगला, प्लम्बस का प्रतीक है, प्लम्बस। अब देखो प्लम्बस मतलब प्लम्बम यानी लेड, यानी शिष्य को बोलते प्लम्बम, ये PB है, इसको बोलते प्लम्बम, और ये इसका लैटिन नाम है, क्या नाम है, इसका लैटिन नाम है प्लम्बम। अब इस PB की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या तो PB+2 रहेगा, या फिर PB क्या रहेगा, +4 रहेगा, इस तरह से। कम ऑक्सीडेशन स्टेट होना, उसके नाम के अंत में अस लगाते हैं, तो ये प्लम्बस है, प्लम्बस, प्लम्बस। और जहां ज्यादा होना चार्ज, उसके नाम के अंत में इक लगाते हैं, तो ये प्लम्बिक है,
प्लम्बिक, ये प्लम्बिक है। तो ये प्लम्बिक और ये प्लम्बस। क्या पूछा है? प्लम्बस पूछा। प्लम्बस क्या होता है? Pb+2 को बोलते प्लम्बस, ये प्लम्बस है। और +4 होता तो क्या होता है? प्लम्बिक होता था। हमें प्लम्बस पूछा है तो Pb+2 कहलाएगा प्लम्बस। बाकी Pb++3 ये ऑक्सीडेशन स्टेट Pb स्थायी नहीं होती, लेड में स्थायी नहीं है, तो ये दर्शाता नहीं है। फिर देखो अगला, कपड़े धोने का सोडा है। अब कपड़े धोने का सोडा, अब क्या लिखा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। ये तो क्या है? कास्टिक सोडा है, ये तो कास्टिक सोडा है। सोडियम कार्बोनेट, ये धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट ऐसे लिख दें, और अगर चाहो तो आगे 10H2 लिख दे, ये धोने का सोडा है, ये धोने का सोडा। ठीक है। फिर सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको टेबल साल्ट बोलते हैं, ये नमक है, जिसका यूज खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं, नमक। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है। और हमसे क्या पूछा है? कपड़े धोने का सोडा। तो धोने का सोडा कौन सा है? ये वाला सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? धोने का सोडा बोलते हैं। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा इसमें? सेकंड, दूसरे वाला। ये है सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं धोने का सोडा, ये धोने का सोडा है। तो खाने का सोडा क्या होता है? वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा हो ना, खाने का सोडा, तब वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। ये कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, जिसमें जल 10 जल के अणु साथ में क्रिस्टलीय जल के रूप में रहते हैं। अब क्या लिखा है? तत्व X के ऑक्साइड का सूत्र XO है। इस तत्व के नाइट्राइट का सूत्र क्या होगा? अब देखो, एलिमेंट आपके पास X है और इसका ऑक्साइड बनाया ना, क्या बना? XO बनाए। अब आपको पता है O पे हमेशा चार्ज क्या होता है? -2, तो X पे चार्ज क्या आएगा? +2। इसका मतलब X जो है ना, ये +2 अवस्था में है। अब नाइट्राइट, अब नाइट्राइट का संकेत क्या लिखते हैं? ऐसे NO2-, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, ये नाइट्राइट है। अगर NO3- होता तो इसका होता नाइट्रेट, ये नाइट्राइट है। और अगर ये होता ना, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। सूत्र लिखने का तरीका बताया था मैंने, कैसे लिखते हैं। अब इनको मिला के लिखना है फॉर्मूला। कैसे लिखोगे? इस वाला मान इसके पैरों में और इस वाला मान इसके पैरों में, तो ये तो 1 है और ये 2 है, तो x तो क्या आएगा? 1, और NO2 क्या आएंगे? 2 आएंगे, तो x NO2 2। ये क्या आ गया? ये है उस तत्व के नाइट्राइट का सूत्र आ गया। किसका आ गया? नाइट्राइट का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा? x NO2 के 2। तो ये है इस दिए गए x एलिमेंट के नाइट्राइट का फॉर्मूला। इस तरह से आपको निकालना है। फिर देखो अपना अगला, अगले में क्या है? NH4+ और सल्फेट -2 के संयोग से बनने वाली यौगिक का सूत्र क्या होगा? अब देखो, सूत्र लिखने का तरीका बताया था मैंने, दे देना यूं, NH4+ और सल्फेट क्या है? -2, इस 2 को इसके पैरों में और इस 1 को इसके पैरों में, तो फॉर्मूला क्या होगा? NH4 क्या हो जाएंगे? 2, और ये सल्फेट क्या होगा? 1, तो SO4। ये फॉर्मूला किसका? अमोनियम सल्फेट का सूत्र बन गया, NH4+ और SO4- से मिलकर, तो अमोनियम सल्फेट। फॉर्मूला क्या होगा? इस तरह से, NH4 और SO4, ये अमोनियम सल्फेट का क्या हो गया? फॉर्मूला, इसका सूत्र हो गया। इस तरह से निकालना है। फिर देखो अगला, अगले प्रश्न में क्या है? आयनिक यौगिक निम्न में से किस में घुलनशील होते हैं? अब याद रखना, आयनिक यौगिक जो उनमें आयन बनते हैं, और आयन बनने के लिए क्या है? इस प्रकार का सोलवेंट यानी विलायक हो, जो इन आयनों को, यानी आयनिक यौगिकों में आयन जुड़े हुए प्लस और माइनस, इनको खींच के एक दूसरे से दूर कर दे। इसके लिए इसमें मिलने वाले विलायक में अट्रैक्शन होना चाहिए, ध्रुवीय होना चाहिए, पोलर +- चार्ज होने चाहिए। और ध्रुवीय विलायक जो होता है ना, वो क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल। ये जल ध्रुवीय विलायक है, और इसमें आयनिक यौगिक घुलते हैं। याद रखना, आयनिक यौगिकों को घोलने के लिए जल का यूज करते हैं। तो जल क्या है? आयनिक यौगिक। और जल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जो होता है वो जल का होता है 80। पराविद्युतांक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? जल के लिए पराविद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 80 होता है, और ये बहुत ज्यादा है। कई किताबों में आपको 78 लिखा हुआ मिल जाएगा, एक ही बात है।
तो इसका मान ज्यादा है, इसलिए जल एक उत्तम विलायक यानी एक अच्छे विलायक यानी सोलवेंट के रूप में काम करते हैं। इसमें अधिकांश वस्तु घुल जाती है। तो आयनिक यौगिकों को घोलने के लिए जल का यूज करते हैं। किसका? जल का। जल का। और ये जो है ना, ये कार्बनिक विलायक है, बेंजीन, पेट्रोल, केरोसिन। और इनके अंदर क्या है? हाइड्रोकार्बनिक, कार्बनिक यौगिक घुलते हैं इनमें। और आयनिक को घोलने के लिए जल को काम में लिया जाता है। फिर देखो अगला, एक या अधिक परमाणुओं का आवेशित समूह कहलाता है। यानी एक या अधिक परमाणु जुड़कर एक चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज प्लस या माइनस चार्ज रहे, जैसे है ना, ये लिख दूं मैं NH4 प्लस, ऐसे है ना, लिखा ना आपने SO4 -2, ऐसे इस तरह से लिखा आपने, PO4 -3, इस तरह से। तो इस प्रकार के जो ये स्पीसीज है ना, ये इनको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं इनको? रेडिकल, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलक बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मूलक या रेडिकल कहते हैं। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक आवेशित समूह क्या कहलाएगा? रेडिकल यानी मूलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूलक। ये मिश्रण है, मिश्रण नहीं होगा। तो मूलक कहलाएगा, रेडिकल बोलते, इसको मूलक कहा जाता है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला, नमक का तेजाब है। नमक का तेजाब किसको बोलते हैं? नमक का तेजाब, नमक से किसको बोलते हैं? NaCl। इसको नमक का तेजाब कहते हैं। अब देखो H2SO4 है ना, इसके अलग अलग नाम याद रखने हैं आपको। क्या बोलते इसको? इसको बोलते हैं गंधक का अम्ल। गंधक का अम्ल, है ना। सल्फर का अम्ल, सल्फर का अम्ल। रसायनों का राजा, रसायनों का राजा बोलते हैं इसको। या इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। या इसका नाम क्या है? इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये इसको तेजाब बोलते हैं, इसको तेजाब। ये सारे क्या है? H2SO4 के नाम है। और नाइट्रिक एसिड है ना, ये इसका नाम नाइट्रिक एसिड। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ये इसका एक नाम हो क्या? इसको बोलते हैं सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल। और किसको बोलते हैं? सोरा। इसको बोलते हैं सोरा, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं सोरा। ये सोरे का अम्ल है। NaCl है, ये नमक है ही, टेबल साल्ट बोलते हैं। और HCl है ना, इसको बोलते हैं नमक का तेजाब, नमक का तेजाब। या इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो नमक का तेजाब कौन सा है? HCl। तो हमारा उत्तर सही कौन सा हो गया? फोर्थ, HCl को नमक का तेजाब कहते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर देखो अगला प्रश्न, KMnO4 सूत्र निम्न में से है, निम्न में से है। अब देखो KMnO4 का जो फॉर्मूला है ना, अब ये क्या है? किसका फॉर्मूला KMnO4 है? मतलब KMnO4, ये फॉर्मूला इनमें से किसका है? नोसादर है ना, इसको बोलते हैं नोसादर, अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं नोसादर। फिटकड़ी, फिटकड़ी। और फिटकड़ी का फॉर्मूला ये होता है K2SO4 Al2 SO4 3 24H2O, ये फिटकड़ी का फॉर्मूला है। ये इसको बोलते हैं पोटास एलम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोटास एलम कहते हैं। ये पोटास एलम का फॉर्मूला है। लाल दवा है, जल के शुद्धिकरण में काम आती है, इसको KMnO4 बोलते हैं लाल दवा। और नमक का बताइए आपको, NaCl को बोलते हैं नमक। हमें क्या पूछा है? KMnO4 किसका फॉर्मूला है? लाल दवा का। किसका है? लाल दवा का फॉर्मूला है। और इसका यूज किस समय करते हैं? जल के शुद्धिकरण में। इसका यूज है जल के शुद्धिकरण में, यानी जल को साफ करने में इसका यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है? दर्द निवारक दवा एस्प्रिन का रासायनिक नाम बताइए। दर्द निवारक दवा है एस्प्रिन, इसका फॉर्मूला देखना है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? अब देखो ये इससे मिलकर बनती है, देखो यूं OH COOH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल।
ये क्या है, ये सैलिसिलिक अम्ल है। और इसका करवाते हैं एसिटिलीकरण, CH3COCl, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा बाहर और ये वाला ग्रुप यहाँ जुड़ जाए, जुड़ते ही बन जाएगा ये तो था ही, और यहाँ लग गया COCH3 और बाकी यही, ये बन गया, क्या बन गया, सैलिसिलिक अम्ल का क्या हो गया, एसिटिलीकरण हो गया। तो इसको बोलते हैं एसिटिल या एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ये क्या है, ये एस्प्रिन का रासायनिक नाम है, एस्प्रिन का, जिसका यूज क्या है, सर दर्द वगैरह में हम काम लेते हैं एस्प्रिन, ठीक है ना। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है। क्लोरोमाइसिटिन ये क्या है, यानी प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक होता है। ट्राइक्लोरोमेथेन, मेथेन 3H निकाल कर एक 3Cl लगा दे, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्या नाम है, ये क्लोरोफॉर्म है। ट्राइक्लोरोमेथेन यानी ये क्लोरोफॉर्म है, ट्राइक्लोरोमेथेन। अब हमें क्या पूछा, एस्प्रिन का रासायनिक नाम, तो क्या, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। और किससे मिलकर बनता है, याद रखना है, ये सैलिसिलिक एसिड, और इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। ये क्या है, ये एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। इसके मिलने से क्या बनता है, ये एस्प्रिन का निर्माण होता है। किससे मिलकर बनता है, फॉर्मूला और इसका रासायनिक नाम आपको याद रखना है। दर्द निवारक दवा यानी सर दर्द के अंदर ये काम में लेते हैं। फिर देखो अगला प्रश्न, रसायनों का राजा, अभी कहा था मैंने, किसको बोलते हैं रसायनों का राजा, गंधक का अम्ल, इसको बोलते हैं रसायनों का राजा, H2SO4। गंधक का अम्ल, सल्फर का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, रसायनों का राजा, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये सारा है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये तो क्या है, नमक का तेजाब, ये नमक का तेजाब है। साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड है, और सिट्रिक एसिड है, ये होता है सिट्रस प्लांट में, सिट्रस प्लांट में खट्टे फल वाले पौधे जो होते हैं, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होता है, जैसे नींबू वगैरह में। अम्लराज, अम्लों का राजा, ये अलग है, इसको बोलते हैं अम्लों का राजा, HCl और HNO3 का मिश्रण, इसको बोलते हैं अम्लराज, अम्लों का राजा। 3 भाग तो HCl का और 1 भाग नाइट्रिक एसिड का मिलाते हैं, इसको अम्लराज या बोलते हैं एक्वारेजिया, इसको एक्वारेजिया ही बोलते हैं, एक्वारेजिया। ये इसको बोलते हैं रॉयल वाटर, क्या बोलते हैं इसको, रॉयल वाटर ही बोलते हैं इसको, रॉयल वाटर। तो एक्वारेजिया, अम्लराज किसको बोलते हैं, इन दो का मिश्रण है, 3 भाग HCl 1 भाग नाइट्रिक एसिड, ये अम्लराज है। और एक्वारेजिया या इसको रॉयल वाटर बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर है ना सभी वस्तुएं, सभी धातुएं घुल जाती है, जैसे सोना और प्लेटिनम है ना, ये अक्रिय धातु होती है, अम्लों में घुलती नहीं है, लेकिन इनका मिश्रण जो है ना, इसके अंदर सोना और प्लेटिनम भी घुल जाते हैं, इसलिए ये क्या है, एक रॉयल वाटर, या इसको बोलते हैं एक्वारेजिया या अम्लों का राजा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, अम्लों का राजा बोलते हैं। और रसायनों का राजा कौन सा है, H2SO4। तो हमें क्या पूछा है, रसायनों का राजा क्या है, गंधक का अम्ल, यानी इसको बोलते हैं रसायनों का राजा, H2SO4 को बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, SO2 से SO3 के निर्माण में काम में लिया जाने वाला उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक कौन सा, कैटलिस्ट काम में लेते हैं, तो ध्यान रखना ये। अब देखो ये विधि है, ये SO2 प्लस O2 और इससे क्या बनता है, SO3, इस तरह से यूं SO3, और यहां पर उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। और ये सिद्धांत है किसका है, H2SO4 के निर्माण की विधि है, H2SO4 के निर्माण की विधि है। और इस विधि को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट मेथड, या इसको बोलते हैं संपर्क कक्ष विधि, इसको बोलते हैं संपर्क कक्ष विधि। लंबी सी विधि है, अलग अलग 5-6 इसमें क्या है, अलग अलग कक्ष होते हैं, 5-6 उनमें अलग अलग क्रियाएं होती है, संपर्क कक्ष विधि। ये इसको शुद्ध हिंदी में लिखे है ना, सहस्पर्श कक्ष विधि, ऐसे लिखा हुआ है, सहस्पर्श कक्ष विधि। तो सहस्पर्श कक्ष विधि किसके लिए है, H2SO4 के निर्माण के लिए। और इसके निर्माण में क्या है, पहले SO3 गैस बनाते हैं, ये इसका प्रिंसिपल यानी इसका सिद्धांत है, क्या इसका ये प्रिंसिपल यानी इसका सिद्धांत है, ये क्या है इसका, ये प्रिंसिपल या इसका सिद्धांत है ये।
ये सिद्धांत है। और इस क्रिया में क्या है, उत्प्रेरक के रूप में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज किया जाता है। SO3 बना ना, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में घोलकर इससे ऐसे देखो यूं, इससे आगे क्रिया होगी ना, यूं होगी यूं, H2SO4 का निर्माण कर रहे हैं। और उसी H2SO4 की जैसे 1 लीटर डाला आपने, यूं डालते ही ये बन जाएगा H2S2O7। और इसको बोलते हैं ओलियम। क्या बोलते हैं इसको? इसको ओलियम बोलते हैं। अब 1 लीटर बन गया ओलियम, और इस 1 लीटर में क्या 1 लीटर पानी मिलाएंगे, जल, जिससे क्या 2 लीटर क्या बन जाएगा, H2SO4। तो 1 लीटर काम में लिया, प्राप्त आपको 2 लीटर हो गया, तो यानी दुगुना प्राप्त हो गया। तो हमें H2SO4 बनाना हो ना, तब इस संपर्क विधि को काम में लेते हैं। इसका ये सिद्धांत है। इसके आगे वाली क्रिया ऐसे होती है, ये कॉन्टेक्ट या कहते हैं ना संपर्क कक्ष के अंदर ये क्रियाएं होती है। H2SO4 के संपर्क में SO3 गैस लाते हैं, ओलियम का निर्माण करते हैं, ओलियम पानी मिलाकर इसको H2SO4 के अंदर क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, ध्यान रखना ये। फिर देखो अगली, अगली में क्या है कि चिंटी के काटने पर इंजेक्ट किए गए फार्मिक एसिड को बेअसर करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? किसका करते हैं, याद रखना ये किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं, क्षार का, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। या कई बार आप देख लिखते हो ना, टूथपेस्ट वगैरह लगाते हो, वो क्षारीय होता है, तो इसका यूज करते हैं। अम्ल डालते हैं ये। और चिंटी के डंक में जो है ना, कौन सा अम्ल होता है चिंटी के डंक में, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। और इसी फॉर्मिक अम्ल से क्या है, तेज जलन होती है, फॉर्मिक एसिड। ये ग्रीक भाषा का शब्द है फॉर्मिक, फॉर्मिका से बना है, जिसका अर्थ होता है लाल चिंटी, यानी बालूड़ी कीड़ी। तो लाल चिंटी में के डंक में पाए जाने वाले, आ जाए ना, लाल चिंटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, या कह दें बिच्छू के डंक में, ततैया के डंक में, डंक मारने वाले प्राणी जो होते हैं ना, उनके डंक में क्या है, फॉर्मिक एसिड होता है, जहरीला होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर ये बॉडी में इंजेक्ट होगा ना, तो जलन, तेज जलन होती है इससे। उस जलन को कम करने के लिए क्या करते हैं फिर, जैसे मधुमक्खी वगैरह खा जाए, जलन होती है तेज, तो उस जलन को कम करने के लिए क्या करते हैं हम जैसे टूथपेस्ट वगैरह लगाते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते, खाने का सोडा वगैरह लगाते हैं। इसके बाद देखो अगला, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए। बेकिंग पाउडर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? अब बेकिंग पाउडर ये है, इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें एलिमेंट कौन से हैं, देखो तत्व कौन से हैं, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये 4 प्रकार के एलिमेंट है, और इनके जुड़ने से क्या है, खाने का सोडा, यानी बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग सोडा, या इसको खाने का सोडा बोलते, ये बनता है। अब देखो सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड, तीसरा। इनके जुड़ने से क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा बनता है, ध्यान रखना है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है? किस में क्रिस्टलीय जल नहीं होता? अब देखो बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला तो ये है NaHCO3, ये खाने का सोडा, इसमें कोई क्रिस्टल जल नहीं है। जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला ये है CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है, इसमें 2 क्रिस्टलीय जल के अणु है। धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला ये है Na2CO3 10H2O, इसके अंदर भी क्या है, 10 जल के अणु के क्रिस्टलीय जल के रूप में है। नीला थोता, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट 5H2O। तो नीला थोते में यानी कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु होते हैं, क्रिस्टल जल, जिनके सब में क्रिस्टल जल है, किसमें नहीं है, बेकिंग सोडा में के क्रिस्टल जल का लिखा ना, क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता, किसमें नहीं होता है, बेकिंग सोडा में नहीं होता, इसमें क्रिस्टलीय जल नहीं है। अब याद रखने आपको, जिप्सम में कितने जल के अणु हैं, धोने के सोडा में कितने हैं, यानी नीला थोता में जल के अणु कितने होते हैं, थोड़े आपको आप याद रखने, क्रिस्टलीय जल में किसमें कितने होते हैं, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने होते हैं, आधा जल का अणु होता है, ठीक है। फिर देखो अगला, कि दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, थोड़ा सा ना खाने का सोडा मिला देता है दूध वाला, दूध के अंदर। कारण क्या है कि दूध जो है ना वो लंबे समय तक पड़ा रहे। और आपको पता है दूध के अंदर क्या है, लैक्टोबैसिलस जो वो होते हैं ना एंजाइम वगैरह, वो क्या करते हैं, दूध में जो लेक्टम शर्करा उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं, और लैक्टिक एसिड बनने से दूध क्या खट्टा हो जाता है, जिससे दूध फट जाता है। तो उस अम्ल को रोकने के लिए क्या डालेंगे, क्षार डालेंगे, और क्षार डालेंगे ना तो क्या करेगा, अम्ल बनेगा उसको उदासीन कर देगा, दूध फटेगा नहीं।
दूध को लंबे समय तक चलाने के लिए क्या करता है, बेकिंग सोडा मिलाता है। तो उसमें क्या करता है वो, उसके अम्लीकरण को रोकने के लिए करता है, क्या करता है, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए क्या करता है वो, इसमें क्षार मिलाता है। और क्षार क्या मिलाता है, खाने का सोडा, यानी क्या करते हैं, बेकिंग सोडा मिलाते हैं, ताकि दूध के अम्लीकरण न हो। दूध के स्वाद को बेहतर नहीं, कीमत बढ़ाने के लिए, मलाई बढ़ाने के लिए भी नहीं, कौन सा है, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, ताकि दूध में लैक्टिक एसिड न बने, दूध खट्टा नहीं हो, दूध खराब न हो। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह पानी के अणुओं को खो देता है, जिप्सम, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट की सामग्री, चिकनी सतह करने में करते हैं। और इस पदार्थ को सामान्यतः किस काम में, किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, किस नाम से जाना जाता है। अब देखो ये कहते हैं कि जिप्सम जो है ना, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये जिप्सम है, ये जिप्सम है। और इस जिप्सम को क्या करते हैं, 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 373 केल्विन ताप पर। तब क्या करता है, ये पानी के अणुओं को निकल जाएंगे बाहर, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। तो याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, ये बनता है ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। और इसी का नाम क्या है, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये बनता है। और इसी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है इस क्रिया के दौरान। तो क्या बनता है, किस नाम से जानते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है इस कंपाउंड को, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर किसके बनने से दूधिया हो जाता है। चूने का पानी है ना, एक चूने का पानी इस तरह से CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी है। ये क्या है, इसको चूने का पानी बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये। अब चूने का पानी बन गया, इसके अंदर क्या करते हैं, अधिक देर तक, यानी पानी में CO2 गैस, चूने के पानी CO2 गैस पास करते हैं। तो प्रवाहित करने, किसके बनने से पहले दूधिया हो जाएगा, या दूधिया मतलब व्हाइट कलर का हो जाएगा, किसके बनने से हो जाएगा, इसमें ये बन जाएगा CaHCO3, इस तरह से क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण, किसका हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने से क्या ये सफेद हो जाएगा। और फिर है ना, इसको और अधिक पास करेंगे ना, फिर ये वापस क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा वापस। तो यहां पर किसके बनने से दूधिया हो गया, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बनने से क्या है, ये क्या हो गया, दूधिया कलर का हो गया। किसके बनने से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बनने से क्या, चूने का पानी क्या दूधिया रंग का हो जाता है CO2 गैस प्रवाहित करने पर। फिर देखो अगला, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा। अब देखो फॉर्मूला बनाना है ना, तो कैल्शियम ऐसे लिख लो आप, कैल्शियम Ca+2, और फॉस्फेट क्या होता है, PO4-3। थोड़े से 2-4 मैंने आपको आयंस लिखाए हैं ना, मूलक, इनको मूलकों को याद रखना, किस पे कितना चार्ज होता है ध्यान रखना है ये। अब देखो इस 2 को इसके पैर में लिख दो, इस 3 को इसके पैर में लिख दो, तो Ca तो क्या हो गए 3, और फॉस्फेट जो है ना PO4, ये कितने हो गए, ये 2 हो गए। इस तरह से कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है ये। अब मिला लो, Ca3PO4 2, तो Ca3PO4 2, ये वाला पहला ऑप्शन सही हो गया। ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्या हो गया, आणविक सूत्र या इसका केमिकल फॉर्मूला है, या मोलिकुलर फॉर्मूला है। फिर देखो अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। आपको पता है किसका करते हैं, ये अम्ल है नहीं है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड में नहीं, ये चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, विरंजक चूर्ण। ये क्या है, ये विरंजक चूर्ण है CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण। और इसका यूज जल के शुद्धिकरण में करते हैं, और जल में क्या करता है, ये कीटाणुओं को मारने का काम करता है, कीटाणुनाशक के रूप में काम आता है जल के शुद्धिकरण में। तो क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, लेड नाइट्रेट को जोर से गर्म करने पर निकलने वाली भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। अब लेड नाइट्रेट जो है ना PbNO3, इस तरह से
लेड नाइट्रेट ये। और अगर इसको तेज गर्म करोगे ना तो इससे PbO बन जाएगा, प्लस जो है ना क्या बन जाएगा, NO2 निकलेगी गैस बाहर, और इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अलग अलग नाम लिखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या इसका आजकल तो NCERT पैटर्न उसमें नाम क्या लिखते हैं ऐसे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे चार्ज क्या है, +4 है, तो फोर्थ ऑक्साइड ऐसे लिखते हैं, यूं लिखते हैं, एक ही बात। और ये क्या है, भूरे रंग की गैस होती है, तो इससे क्या भूरे धूम्र यानी भूरे कलर का धुआं बनता है, तो किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, किसके बनने से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनने से होता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, ये NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ही NO2 जिसका धुआं बनता है, ये हमारा उत्तर हो गया। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, और जिसको बोलते हो आप हास्य गैस बोलते हो ना, हास्य गैस या नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इसको ही लिखते हैं N2O5, ये नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, या डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इस तरह से नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड, इस तरह अलग अलग नाम है। तो हमारे क्या है, भूरे रंग का धुआं किसका बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बनता है, भूरे रंग का क्या बनता है, धुआं बनता है। अगर गर्म करोगे तो NO2 निकलेगी जो ब्राउन कलर की होती है, भूरे रंग की होती है। फिर देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। अब मिलान देख लो किसका सही नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सही है क्या, CaSO4 ½ H2O सही है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडे का सूत्र सही है क्या, NaHCO3 ये भी सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला सही है क्या, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, आगे 10H2 भी लगाते हैं, अगर नहीं आए तब भी आपको कर देना ये। ब्लीचिंग पाउडर CaO ये नहीं होता, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला यानी ये विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, ये तो किसका है, ये चूना है, किसका फॉर्मूला ये चूना है, ये लाइम चुनने का सूत्र है ये। तो कौन सा सही मिलान सही नहीं है, चौथा मिलान सही नहीं है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, फोर्थ का मिलान सही नहीं है, बाकी उत्तर सारे क्या है, सही है, ध्यान रखना है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, उस कथन की पहचान करें जो कि जंग लगने के संबंध में गलत है। जंग लगता है उसके संबंध में गलत कौन सा है, देखो लोहे की रोड पर पेंट का कोट जंग को रोकता है, सही है, ये सही है, हमें गलत छांटना है। गैल्वेनाइजर वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते, ये गलत है। घरों में है ना, हम जैसे पानी की पाइप डालते हैं ना, स्टील का पाइप से आता है, तो वो क्या है, लोहे के ऊपर क्या है, जिंक की परत लगी हुई आती है, गैल्वेनाइजर लोहे का पाइप है, उसका हम घरों में यूज करते हैं, ये क्या गलत है, लेकिन उपयोग नहीं करते, उपयोग करते हैं, ये गलत है। जंग लगना एक भौतिक प्रक्रिया में नहीं, गलत है, जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। नमकीन पानी जंग की प्रक्रिया को तीव्र करता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, बी और सी, ये दो गलत है, तो गलत कौन से है, बी व सी, ये गलत है। उत्तर कौन सा हो गया, सेकंड, तो सेकंड गलत है। तो लोहे के पाइप पर या लोहे पर की रोड पर कोई पेंट लगा दें तो ये क्या जंग को रोकता है, बात सही है। गैल्वेनाइजर पाइप है, घरों में इसका यूज होता है, यहां लिखा नहीं होता, ये गलत है, होता है। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है न कि भौतिक, ये भी गलत है। नमकीन जल में है ना, जंग की प्रक्रिया तेज होती है, अगर अशुद्ध जल हो ना उसमें जंग ज्यादा लगता है, इसलिए है ना समुद्री जल में जहाज जो होते हैं उनके तलवे जो है ना वो जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए उनको बार बार चेंज करना पड़ता है। तो अगर जल में CO2 गैस घुली है, कोई लवण घुला है, तो जल में, उस जल में क्या शुद्ध जल की तुलना में अधिक जंग लगता है। क्या लिखा है, नमकीन पानी में जंग की प्रक्रिया को तीव्र करता है, ये बात सही है। तो गलत कौन सा है, बी और सी, दो ऑप्शन गलत हैं, तो कौन से हैं, बी और सी गलत हैं, सेकंड उत्तर अपना सही हो गया। इसके बाद देखो अपना अगला, अगले में क्या है, कृत्रिम वर्षा व क्लाउड सीडिंग यानी बादल बनाने में किसका उपयोग करते हैं, किस रसायन का यूज करते हैं, तब ध्यान रखना है, सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। किसका, सिल्वर आयोडाइड AgI का यूज करते हैं कृत्रिम बारिश कराने में, किसका, सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। ये इनके फॉर्मूले आपको आते ही हैं,
फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4, वैसे ही होता है, जिसको बोलते हैं हरा थोथा। क्या बोलते हैं इसको? हरा थोथा बोलते हैं, हरा थोथा, हरे रंग का होता है हरा थोथा। सिल्वर आयोडाइड है AgI, सिल्वर आयोडाइड। कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं नीला थोथा, 5H2 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। उत्तर कौन सा हो गया? AgI यानी सिल्वर आयोडाइड, हमारा उत्तर सही हो गया। इसके बाद देखो अगला, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं? अब मिट्टी क्या होगी? अम्लीय होगी। अब याद रखना है, अगर मिट्टी लवणीय हो जाए ना, तब तो करते हैं जिप्सम का उपयोग। लवणीय मिट्टी के लिए जिप्सम काम में लेते हैं। और अम्लीय हो जाए, अब देखो जिप्सम जो होता नहीं होता, इसको बोलते हैं जिप्सम, CaSO4 2H2O। जिप्सम ये लवण है, और ये क्या है? ये अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा है? एसिडिक, अम्लीय। तो अम्लीय मिट्टी में तो अम्ल मिला नहीं सकते, तो जिप्सम का यूज नहीं करते। जिप्सम तो लवणीय मिट्टी के लिए। अब इस अम्लीय को क्षार मिला के काम में लेते हैं, तो क्या करते हैं फिर? जिप्सम का यूज नहीं होता। कास्टिक चूना नहीं। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा कितना डालोगे, है ना? भुजा हुआ चूना, इसका यूज करते हैं, भुजे हुए चूने का, भुजा हुआ चूना इसका यूज करते हैं। किसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसको बोलते हैं? भुजा हुआ चूना। इसका यूज करते हैं मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में। क्षार है ये, क्षार डालेंगे तो अम्लीय मिट्टी क्या होगी? उदासीन हो जाएगी, मिट्टी सही हो जाएगी। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय घटक कौन सा है? पेपर में प्रश्न आया था ये, और याद कर लो, ये सक्रिय कौन सा है? CaOCl के 2, ये सक्रिय घटक के रूप में काम करता है। किसमें? जब विरंजन क्रिया होगी ना, तो उस विरंजन क्रिया में सक्रिय घटक ये बनता है पहले, इससे फिर क्या बनता है? नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? दावन सोडा, धोने का सोडा, Na2CO3 10H2O, इसमें क्रिस्टलीय जल है। जिप्सम में CaSO4 2H2O, इसके अंदर भी क्रिस्टल जल के 2 अणु हैं। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, NaHCO3, इसमें क्रिस्टलीय जल नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला ये CaSO4 ½ H2O, इसमें भी क्रिस्टलीय जल का आधा अणु है। किसमें नहीं है? बेकिंग सोडा में नहीं है। किसमें नहीं है? बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीय जल के अणु नहीं है। बाकी किसमें कितने, ये भी आपको याद रखने हैं। तो आपने यौगिक वाले चैप्टर के अंदर जो है ना, हमने आज ऐसे 40 क्वेश्चन किए, तो थोड़े से आप ये 40 क्वेश्चन करके देखना, और बाकी जो है ना और भी हम प्रश्न करेंगे। जब एक बार पूरे टॉपिक है ना कवर हो जाए, सारे टॉपिक कवर हो जाए, 10-15 टॉपिक आप कवर हो जाए, उसके बाद फिर है ना एक अलग से अपन सब टॉपिक को मिला के अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे टॉपिक के प्रश्न आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है। तो आज आप इतने यौगिक वाले कंपाउंड वाले ये क्वेश्चन करो, फिर हम इसके बाद आगे वाला टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।